स्क्रीन पर, और अजहर साहब जो हैं वो आज मौजूद थे कमरा अदालत में भी, जहां पर परवेज रशीद साहब की अपील को मुस्तरद किया गया। और अजहर साहब जो हैं वो बड़ा अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे मुझे कि क्या हुआ अजहर कि परवेज रशीद साहब को उन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। लेकिन ये 2-3 चीजें जो मुझे समझ नहीं आई, वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ साहब, और जाहिर है कुछ लोगों के ज़हनों में और भी सवाल होंगे। पहला तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कुछ लोग मुझे कहते पाए गए कि जी ये तो हो गया कि बुलाया पनामा में, फारिग किया कामा में, तो उनको पंजाब हाउस की नादहिंदगी के केस था और उनको अताउल्लाह कासमी के केस में फारिग कर दिया। तो मुझे ये बताया कि क्या एक केस को सुनते हुए, यानी कि नादहिंदा अगर वो एप्लीकेशन में यह है कि वो पंजाब हुकूमत के नादहिंदा है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर का एतराज है, अताउल्लाह कासमी तो वहां ज़ेर गौर ही नहीं था, तो ये केस की समाअत के दौरान ये नया केस हवाला बना के उस पर फैसला हो सकता है? बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। देखिए, पहले तो जरा समझ लें, जो एपेलेट प्रोसीडिंग है ना, इट्स एन कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग। तसलसल होता है ओरिजिनल प्रोसीडिंग का। जो इख्तियारात रिटर्निंग ऑफिसर को हैं वो एपेलेट कोर्ट को भी वही हासिल होते हैं। ये कानून है। सिविल कोर्ट में भी आ जाएं, अगर आप सिविल कोर्ट के बाद अपील में सेशन में आए, और ये मामला, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कानूनी तौर पर, जो मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता। देखिए, नमाजें बख्शवाने के रोजे गले पड़ गए, मैं ये बात नहीं कर रहा ना। वो पनामा वाला इशू है कि वो भी देखे, वो पनामा वाला केस भी जरा समझना बड़ा जरूरी है। उसमें 2 इश्यूज थे। एक इशू ये था डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, सादक और अमीन नहीं। इसी केस में आपको पता है आखिर में आके कहा कि आपको छुपाने के ऊपर, कंसीलमेंट के ऊपर, मिस डेक्लेरेशन के ऊपर शोकाज करते हैं। वहां मिस डेक्लेरेशन का केस था। तो ये भी यहां तक जो इशू है, ये मिस डेक्लेरेशन के हवाले से आएगा कि ये देखे ना, अब यानी मिसाल के तौर पर वो कहें कि जनाब ये मुझे पता नहीं था। ये जनाब ह्यूमन राइट केस नंबर 3654 ऑफ 2018 है। ये आपने मुझे जजमेंट शेयर की है, 12 जुलाई 2018 की है। 3 रुकनी बेंच है, मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार, ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बिंदयाल और मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन। और इसका जो पैरा नंबर 37 है, 37 के में बड़ा वाजे तौर पर ये ऊपर रकम दी हुई 19,78,67,491 रुपए की रकम है। और इसके नीचे पैरा लिखा हुआ है, लाइट ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द लैप्सेस एंड इलीगल एक्शंस कमिटेड बाय मिस्टर काज़मी एज ए डायरेक्टर and the chairman of PTV and by the officials identified above, we hereby direct that the aforementioned amount be recovered from the named person in the ratio below. Mr. Ataullah Kasmi, beneficiary of illegal act, 50%. Mr. Pervez Rashid, Minister for Information, Mr. Ishaq Dar, Finance Minister. इनके आगे corresponding लिखा हुआ है 20% and 20%. और मिस्टर फवाद हसन फवाद, सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, और रीजन आगे लिखा हुआ है उनके जिम्मे 10%. These amount and their liabilities, and they must reimburse the same to PTV. We give them an opportunity to do so voluntarily. However, if they fail to do so within a period of 2 months, PTV is directed to recover the said amount from them in the stated ratio as per the procedure in practice for the recovery of dues. सही है, लेकिन सर इसमें मसला ये था ना, वो जो परवेज रशीद साहब ने कहा बाद में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि जनाब मसला ये है कि मैं इसकी अपील में गया हुआ हूं और मेरी अभी अपील डिसाइड नहीं हुई, तो इसलिए इसको जो है वो बुनियाद नहीं बनाया जा सकता था। ये उनका आर्गुमेंट था कोर्ट से बाहर। कोर्ट के अंदर आजम वजीर तारिक साहब ने वैसे ये आर्गुमेंट नहीं लिया। हालांकि उनसे आखिर में पूछा था उन्होंने, जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि आप आजम वजीर तारिक साहब या अताउल्लाह कासमी केस पे कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने नहीं कहा। तो उन्होंने आर्गुमेंट क्यों नहीं लिया ये कि जनाब ये अपील में है अताउल्लाह कासमी, इसको डिसाइड तो हुआ नहीं है अभी? बड़ा अच्छा किया, गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, दूर के डोल सुहाने। ये मीडिया पे फिफ्थ जनरेशन वार, झूठ और फ्रॉड और फ्रेब को लड़ते हैं लेकर, ये असल चीजें सामने रखते नहीं। जो कि मैं उसकी वजह बता देता हूं। ये 184(3) में पिटीशन है, इसकी अपील कोई नहीं होती। ये झूठ कहा आया है परवेज रशीद साहब ने, कौम को गुमराह करने की कोशिश की है, इसके अगेंस्ट नजरसानी दायर हो सकती है।
अपील नहीं अच्छा होती, याद रख लें, बड़ा वादे तौर पर मैं कह रहा हूँ। नो अच्छा, अपील, तो ये तो एक और झूठ हो गया। कोई अपील नहीं आती 184(3) के पास। अगर अगर बनती है तो कोई एक रिव्यू दायर किया हुआ, अगर दायर, अच्छा, तो ये तो फिर एक अगर और झूठ बोल दिया। इसको तो बुनियाद बनाया जा सकता है दोबारा। बिल्कुल लेकिन अदालत ने 100%, ये मैं चाहूंगा कि आप ये चलाइएगा जरूर, ये रिकॉर्ड में रहनी है चीज, ये कि इन्होंने जाके नहीं जो तो बात कही है ना। है कि ये बात, इसका मतलब है आजम रजीक साहब को ये बात पता होगी तभी उन्होंने इसको आर्गुमेंट नहीं बनाया। मैं इसलिए अब आपको अगली तरफ आ रहा हूं ना, कि रिव्यू दायर किया है, अब रिव्यू में सस्पेंड हुई है जजमेंट, क्या जजमेंट मुअत्तल हुई है? रिव्यू तो बनता ही नहीं उसका, बड़ा क्लैरिटी के साथ एक एक चीज है। अगर रिव्यू इतना था, ये फैसला मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, ये है 12 जुलाई 2018 का, और 8 नवंबर 2018 को ओपन कोर्ट में ये जजमेंट अनाउंस हुई थी। मैं डेट फिर बताता हूँ, 8 नवंबर 2018। तो भाई उसको आज आप 2021 में बैठे हैं, इतना अरसा हो गया, जजमेंट सस्पेंड होकर रिव्यू लगाते और फैसला करते। रिव्यू का स्कोप तो बड़ा मिनिमल सर स्कोप है, और वो रही जी जी। सस्पेंड नहीं था, इसीलिए आजम नित्यार साहब ने कोर्ट के सामने बेइज्जती वाली बात थी, बेइज्जती से ना कराए हैं वकील की। मैं भी आप यार, मैं ये बहाना लगाऊं कोर्ट के सामने, तो वो तो बेइज्जती वाली बात है ना। तो हाँ ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये बेसिकली मीडिया हाइप क्रिएट करने के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया। उनका केस कोई नहीं है। अब उससे अगला जो खतरनाक केस है, आप वहां मौजूद थे, कि ये हाँ। जो है ये छुपाया है उन्होंने, ये डिफॉल्ट जो उनके जिम्मे था। अगर अपील भी कोई फाइल की थी, अगर बनती थी, अपील तो वैसे है नहीं, पर फर्ज कर रिव्यू दायर किया था, तो ये लिखना चाहिए था कागजात नामजदगी में। तो ये मिस चैनल। डेक्लेरेशन है, और मिस डेक्लेरेशन है। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की कंटिन्यूएशन प्रोसीडिंग है, इसके अंदर ट्राइब्यूनल को इख्तियार मौजूद है। ट्राइब्यूनल बड़े आराम से इस मामले के प्रोसीजर एक्शन लेके शोकास करके मिस डेक्लेरेशन देने पे उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से भी, आप सगेशियस नहीं है, राइटस नहीं है, 62(1) आपका प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताया ना वैसे साहब, बात यह है कि कुछ कुछ पॉइंट्स तो मुझे जो खालिद इसहाक खान साहब के बड़े दिल को लग रहे थे, अगरचे वो जज साहब के दिल को नहीं लगे। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि अगर कल को ये साबित हो जाता है कि परवेज रशीद साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो कहीं पर भी जाके किसी भी कोर्ट में साबित करवा लेते हैं कि जी मेरे नाम पे तो कोई कमरा बुक ही नहीं था और मैंने उसको ऑक्यूपाई किया ही नहीं है, तो आज जो उनको इलेक्शन लड़ने का हक से महरूम किया गया है या वो हुए हैं, तो इसकी कंपनसेशन क्या होगी? इसको कोई कंपनसेट किया जा सकता है? अच्छा, वो पहली तो बात है कि वहां वो तो साबित करना था उनको, वो ओनस उन पे है। गवर्नमेंट अच्छा। डिपार्टमेंट में जब आपकी तरफ लायबिलिटी निकल आए, आपकी तरफ टैक्स निकल आए, जब तक टैक्स वो किसी फोरम से सेट असाइड ना हो, वो आपकी लायबिलिटी है। ये समझने वाली बात है कि कोई भी डिमांड आपकी तरफ रेज हो जाए, वो टैक्स की डिमांड हो या इस तरह की डिमांड हो, अब परवेज रशीद साहब को इससे कॉन्ट्ररी आर्गुमेंट देने चाहिए थे ना, कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता रहा हूँ, या मैं बिल देता रहा हूँ, मेरा टेलीफोन का है, बिजली का बिल है। आपने अगर आप ये डिनाई करना चाहें कि मेरे नाम पर कमरा नहीं है, ऑक्युपाई मैंने नहीं किया है, वो बिल आपके नाम पर है, और सही। ये बड़ी सीधी सी बात है। यानी ये कोई अल्लाह रखा है मोहम्मद बूटा बिल शेयर नहीं कर रहा है, ये बड़ा एक सॉलिड इदारा शेयर कर रहा है, और बाकायदा वहां पर जब हाथ आप से लिखे हैं, वो कहते हैं हाथ से लिख के रजिस्टर बनाया है। मीडिया टॉक में उन्होंने कहा है कि हाथ से लिख के रजिस्टर बनाया मेरे खिलाफ। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि उनके नाम पर सेल टैक्स की इनवाइसें कटती रही हैं, इस पे सेल टैक्स भी जाता है, याद रखिएगा। तो सूबाई हुकूमत जो है ना, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स इस पे अप्लाई करता है। तो ये जो बहाना बनाकर और ये जो ड्रामेबाजी, ये फिल्म इस तरह नहीं चलेगी ना, ये डब्बा फिल्म है। ये डब्बा फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, मेरा चाचा या मामा। भाई इतने अरसे से आप काउंटर लेके आते ना, काउंटर स्टेटमेंट लेके आते ना, आपके पास मिसाल के तौर पर मैं इनकी जगह होता, तो मैं उस डिमांड को जाके किसी कोर्ट से स्टे करा लेता। देखिए, मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूं आपके सामने। आज कितने दिन हो गए वो डिमांड रेज किए हुए, उस डिमांड को मैं चैलेंज करता किसी जगह कोर्ट में जाकर, और मैं स्टे करा लेता, हाँ। फिर तो इनका केस बड़ा सीधा हो जाना था। नहीं, उन्होंने मुझे कहना लगता था है ये भाई मुझे लगता है जो वकला है ना वो सैफुल मुलूक होकर के साथ मिले हुए हैं। देखिए, वो वजह बुनियादी तौर पर यही समझने की बात है ना, कि ये अगर बंदा सच पे हो, हक पे हो, तो वो बात बड़ी क्लियर करता है। इन्होंने तो जाके किसी कोर्ट से स्टे नहीं कराया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे कई क्लाइंटों के खिलाफ ईओबीए निकल आई थी, एम्प्लॉइज ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी निकल आई थी, तो मैंने जाके चैलेंज करके स्टे करा लिया था।
और मैंने कागजात नामजदगी किस बुनियाद पर स्टे कर लिया कि मैंने चैलेंज कर दिया, मेरी डिमांड है नहीं। तो ये डिमांड तो उनकी तरफ आपकी नहीं है। और ये 2011 से चली आ रही है। वो अपना आपको पता है गॉडफादर या सिजिल माफिया या फिरौनों की तरह बैठकर रहते हैं, ये तो समझते कुछ नहीं जा रहे, कोई समझ हमारा हक है। हाँ, एक चीज और बताएं सर, वैसे एक परवेज रशीद साहब के जो बार बार मौकफ था उनका, आर्गुमेंट उनके वकला का, कि जनाब पैसे हाथ में लेके फिरते रहे हैं, कोई जमा करने वाला नहीं था, और प्लस ये कि ढूंढते रहे अकाउंट नंबर, तो किसी ने इनको अकाउंट नंबर नहीं दिया, तो इनके खिलाफ साजिश हुई है। तो इनके पास, मैं कानूनी तौर पर पूछना ये चाहता हूं कि अगर इनके पास अकाउंट नंबर भी नहीं है, बंदा कंट्रोलर भी उस दिन छुट्टी पे है बीमारी की वजह से, तो इनके पास कोई रास्ता था कि ये पैसे अपनी लायबिलिटी पे कर देते? बड़ा आसान हाल था। आपको पता है इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स वहां सारी पेश हुई, को 23 लाख के करीब तो इनके पास पैसे थे। अब हाँ 96 लाख रुपए जमा कराना था, तो पैसा इन्होंने कहा कि कोई कोई दोस्तों ने इकट्ठे करके दिए। अब दोस्तों ने इकट्ठे करके दिए, वो क्रॉस चेक से आने थे, अब पैसे ट्रांसफर होने थे, ये तो क्रॉस चेक लिए फिरते रहे हैं। क्रॉस चेक तो वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो बैंक में जाएगा, क्लियर होने में 2 दिन लगेंगे। यानी मैं इनकी जगह मैं होता तो मैं पे ऑर्डर बना लेता। मैं पे ऑर्डर, ये कह रहे ना मैं जमा कराने का, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, जो कि हमें हकायक का पता है, कानून आता है। ये पे ऑर्डर बनाते, पे ऑर्डर बना हाँ के रिटर्निंग हाँ, ऑफिसर के सामने रखते, हाईकोर्ट के सामने ले आते हैं, जनाब ये देखे मैंने पैसे ये अपने ओके अकाउंट पे डिमांड हाँ ड्राफ्ट या हाँ सीडीआर ये सारा बना के मैंने तो पैसे दे दिए। ये तो उनके नाम का पे ऑर्डर बन चुका है, ये जमा हो चुके हैं। ये जो बहाना है ना, ये अपने नहीं चलेगी ना ये वाली फिल्म, ये डब्बा हाँ फिल्म है, ये नहीं चलेगी। ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। वो बयानिया अपना जो सो कार्ड झूठ बोल के वो चलाना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कौम बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और भी है, वो पता नहीं अब क्या है उसका जवाब, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, क्योंकि ये जो सेनेटर होता है सर, आपको पता होगा बल्कि कि सेनेटर को हाउस अलाउंस भी मिलता है। अब आप हाउस अलाउंस तो लेते रहें, लेकिन जहां रहें वहां की पेमेंट ना करें, तो इस पर कोई जुर्माना नहीं बनता कि यार पैसे हमसे ले लिए, आगे नहीं तुमने जमा कराए? साहब बहुत बड़ी जलालत कर गया आपने। ओहो, ये तो मिस डेक्लेरेशन का एक केस और फल गया है। यानी आप इमेजिन करें कि आप बार हाउस रेंट लेते रहे, किराया लेते रहे, बात मतलब बड़ी सिंपल सी बात है ना, बैठ के अब वो जो कहे कि मैं रहा नहीं, मैं कहीं गया नहीं है, वो पैसे लेके आपने जमा नहीं कराए। यहाँ पर हाउस रेंट के पैसे लिए आपने वहां से और वो जमा नहीं कराए। और दूसरा इनका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो डिमोलिश हो गया कि मैं तो रहता भैया, आप वहां पर अगर अपने घर में रहते थे तो हाउस रेंट थोड़ा लेते थे आप, फिर तो बड़ी वापस है, तो पर बात क्लियर आ गई है। तो वो ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब इनको कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, मैंने उसका जवाब दिया कि आपने कंटेम्प्ट कमिट की है। उन्होंने लफ्ज लिखा है मैच फिक्स। अब यहीं से अदालत गए कि इनका हालत ये है कि ये सच्चाई का सामना करना नहीं चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा केस, आपने एक पॉइंट और दे दिया, मेरे जेल में भी ये पॉइंट नहीं आया। क्रेडिट गोज टू यू साहब। ये सर वैसे क्रेडिट मुझे अमेरिका से किसी ने कॉल की, मैं आपको ऑनेस्टली अब बताऊं कि मैंने एक वीडियो इस पे की थी, तो मुझे अमेरिका से एक दोस्त ने कॉल की, उन्होंने मुझे कहा, तवज्जो दिलाई कि ये भी एक नुक्ता बनता है। मैंने कहा अच्छा, मैं ये किसी वकील साहब से पूछूंगा, तो मैंने कहा कि मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने बड़ा तो जबरदस्त और वैलिड पॉइंट आपने ढूंढा है। तो वो जो भी है, जो भी जिस भाव दाल चाल भेजना चाहते थे वो मुश्किल हो गया, बयानिया भाड़ में गया इनका। वो अदारों को मिलाइन करना, इंस्टीट्यूशंस को बिला वजह यानी अदलिया की बेतौकीरी करना, इलेक्शन कमीशन जिसपे यानी ये उसी इलेक्शन कमीशन पे बद एतमादी का इजहार कर रहे हैं जिसपे वो डस्का के इलेक्शन का बड़ा एतमाद का इजहार कर रहे थे। यहाँ देखा जाए तो मरियम नवाज साहब ने अगर लिखा है तो बद एतमादी का इजहार कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना कड़वा थोड़ा मीठा हाप हाप थू ये नहीं चल सकता। चलें, अब आखिर में बता दें कि कल हमजा साहब को बेल मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या आर्गुमेंट तो सिर्फ नैब के जो वकील हैं उनके रह गए हैं, बाकी तो हो गए। बुखारी साहब ने बस थोड़े से आर्गुमेंट्स करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है कि हमजा की मेल मैरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली। अगर मैरिट मेल बनती थी ना तो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते थे। अब यहाँ हार्डशिप है और मेडिकल ग्राउंड है। अब हार्डशिप वो साबित करनी पड़ती है, और हार्डशिप अभी तक मैंने केसेस ऐसे को देखे नहीं है। सिंध हाईकोर्ट का एक केस है, वो इससे रेलेवेंट नहीं, वो इससे रेलेवेंट नहीं हो सकेगा, पेरी मटीरियल पे नहीं आ सकेगा। तो कोशिश यही उनकी होगी कि जनाब 2 साल से अंदर हैं हम। अब ये स्टैट्यूटरी ग्राउंड जो है ना, ये नैब पे भी नहीं लगती, ये मैं बता दूं, टेरिस कोर्ट में भी लगती, नैब के केस में बड़ी जजमेंट मौजूद है। तो हार्डशिप को ये जाने की कोशिश करेंगे। मेरी जाती राय के मुताबिक तो उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे आना चाहिए था। मेडिकल ग्राउंड पे उनका एक अच्छा केस था, लेकिन उन्होंने
वो रास्ता शायद अपनाया नहीं है मेडिकल ग्राउंड पे। बीमारी नहीं है सर, बीमारी नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तो बीमार तो आपको पता है यहाँ जितने भी हो वो जाके हो जाते हैं ना। नैब को इसीलिए कहा गया था नैब अपने अस्पताल अपने बनाए। तो ये 50-50 चांसेस मुझे लगते हैं। मुझे जरा यानी बेल होती हुई नजर आती मुझे मुश्किल है। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आपने कई कानूनी नुक्ते मुझे समझाए हैं जो इसमें से रह गए थे आज की समाज सारी सुनने के बाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वैसे कल अदालत में दोबारा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।